नमस्कार दोस्तों। आज हम इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज का चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर आपकी यूपीएससी या फिर स्टेट की किसी भी परीक्षा की बात करें या अगर कोई वनडे एग्जाम भी दे रहा हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है क्योंकि यहाँ से आपको सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक है आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है अर्थक्वेक और आपका ज्वालामुखी। आप इनके नाम से समझ चुके होंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी ऐसा मैं समझती हूँ। और आखिर भूकंप की घटनाएं आपने जरूर सुनी होंगी। इसके पीछे होने का क्या कारण है, इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा कि किसी जगह पर कोई ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हो गया है। तो वो ज्वालामुखी विस्फोट होने का कारण क्या है या फिर किस तरीके से कितने कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं या उन ज्वालामुखी की वजह से हमारे स्थल मंडल में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है आपका भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। अगर मैं बात करूं भूकंप, ठीक है, ये जो नाम है इससे आप क्या समझते हैं? अर्थक्वेक, देखो, भू का मतलब होता है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिला है, भू और कंप। ठीक है, भू और कंप। भू का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। और कंप का मतलब हो गया कंपन। ठीक है, क्या हो गया? कंपन। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न तरंगों के कारण जो आपका तरंगों के कारण जो हलचल होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के पृथ्वी के धरातल पर तल पर तरंगों द्वारा उत्पन्न हलचल ही क्या कहलाती है? आपकी भूकंप कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने, भूकंप जो है हमें क्या लगता है, अगर आपने महसूस किया होगा, अगर आप उत्तर भारत में कहीं रहते हैं तो आपने डेफिनेटली भूकंप के झटके कभी ना कभी महसूस किए होंगे, जब आपको लगता है कि शायद पूरी की पूरी धरती ही हिल रही है। लेकिन क्या ये पूरी धरती हिल रही होती है या फिर कोई स्पेसिफिक जगह है जिसके बीच में ये हलचल होती है, जिसके कारण हमें ये आभास होता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी पृथ्वी जो है हिल रही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बात की गई है भूकंप की। देखो, आपको बता दूं, एक होता है भूकंप और एक होता है समुद्री कंपन। ठीक है, एक होता है समुद्री कंपन, इसको ही यहाँ पर स्टार बनाकर आप लिख सकते हैं या फिर नेक्स्ट चैप्टर पे लिख लीजिए। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, देखो, भूकंप और समुद्री कंपन दोनों में डिफरेंस है। भूकंपन जो है ये पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न तरंगों के द्वारा जो हलचल होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए सागरीय कंपन, ठीक है, तो इसको सेम मत समझ लीजिएगा, दोनों का मतलब अलग है। इसको बोलते हैं सी क्वेक। क्या बोलते हैं? सी क्वेक बोलते हैं। इसका मतलब समुद्र की तली में, समुद्र की तली में उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती हैं? आपकी समुद्री कंपन कहलाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। और इसी के कारण जो है, जब समुद्र की तली में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है या फिर तरंगे उत्पन्न होती हैं, और इसी से क्या होता है, आपका सुनामी आती है। ठीक है, सुनामी का मतलब क्या है? सुनामी जो है ये कोई भूकंप की तरह नहीं होता है कि भाई जो सागर है उसमें भूकंप आ गया। आप समझिए जैसे कि धरातल पर, जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका क्या है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो यहाँ पर आपको ये भूपर्वती दिखेगी जो दो हिस्सों में बांटी हुई है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपको महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि इधर महाद्वीप है, यहाँ पे महासागर है, इसे ही हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल
मंडल कहते हैं, या इंग्लिश में भी इसको लिखते चलिए लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक फॉर्म में सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है काफी सारा मैटर है जो कि प्लास्टिक की जैसा दिखता है, प्लास्टिक की जैसा है। टेम्परेचर यहाँ पर लगभग आप देखेंगे 800 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमने देखा था कि इसी में क्या होता है कि PSL है ना, और आर तरीके की तरंगों को जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे इसके आंतरिक भाग से, ठीक है, आप देखेंगे कि जो भूकंप होते हैं बेसिकली आपके लगभग 700 किलोमीटर की पृथ्वी के अंदर गहराई से उत्पन्न होते हैं। हालांकि इनकी गहराई के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो आप देखेंगे जो एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कोई तरंग उत्पन्न हुई है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पर पहुंचकर जो है ये इस तरीके से गति करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जब ये धरातल पर करेगी, भूपर्पटी पे करेगी, या हमारे महाद्वीपीय भाग पे जब हमें महसूस होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। वहीं आप देखोगे कि जो समुद्र है, ठीक है, जब समुद्र की तली पर यहाँ पर ये पहुंचकर क्या करेगा, कंपन करना शुरू करेगा, तो आप देखेंगे कि ऊपर पानी की जो लेयर है, जो ऊपरी सतह है पानी की, वो क्या कर रही है, कंपन कर रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप एक शांत तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने कहीं घूमने गए हो, किसी झील तालाब के किनारे आप बैठे हुए हैं, है ना, पानी बिल्कुल शांत है। अचानक से आपके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक पत्थर फेंका जाए, ठीक है, और जो कि आप बचपन से भी देखते आ रहे होंगे, ये एक्टिविटी किसी न किसी ने अपने जीवन में जरूर दोहराई होगी। तो आप देखेंगे कि जब आप उस पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो उसके आसपास जो है इस तरीके से तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से तरंगे जो है ये उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसी तरीके की तरंगे जब धरातल पृथ्वी समुद्र के सतह पर उत्पन्न होती हैं तो उसे ही हम सुनामी कहते हैं, सुनामी, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों पे काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे कि जो भूकंप है, ठीक है, अगर हम भूकंप के बारे में बात करें तो अभी तक मानव ने इतनी ज्यादा उपलब्धि इसमें हासिल नहीं कर पाया है कि आखिर भूकंप होने का एग्जैक्ट कारण क्या है। हालांकि सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक की गहराई तक पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रमाण है उसके आधार पे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसका विवरण किया है वैज्ञानिकों ने। लेकिन अभी भी भूकंप के होने के कुछ कारण भी जो है अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पे ही यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। अगर मानव को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये पता चल जाए कि आखिर भूकंप के होने का क्या कारण है, तो वो बहुत बेहतरी से पहले ही सावधानी बरत सकता है कि ऐसी घटनाएं जो है, भूकंप जैसी घटनाएं ना हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष और साक्षात प्रमाण जो है अभी तक मनुष्य के हाथ नहीं लगा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ये भूकंप जो है उत्पन्न क्यों होता है, इसको हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर भूकंप के बारे में। देखो होता क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्लेटें होती हैं, मान लीजिए कि कोई भी दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये पृथ्वी है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पृथ्वी का, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की चट्टानें आपको देखने को मिलती है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से चट्टानें जो हैं, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें दो परतें आपको दिखाई देंगी, यहाँ पर सागरीय क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक है,
महासागर जिसे हम कहेंगे, सागर या महासागर, ये क्षेत्र दिखाई देगा। और इससे जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है आपका, यहाँ पर महासागर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, ये महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, महाद्वीप है। और इसके अंदर भी एक परत है, ठीक है, इसके अंदर भी एक लेयर है जिसको हमने पढ़ा था। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसे ही हमने लिथोस्फीयर के रूप में वर्णित किया है। यानी कि ये क्या है आपका, स्थल मंडल है, स्थल मंडल है, जो कि लगभग आपका 200 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। जितने भी मुख्य रूप से आपको ज्यादातर जो भूकंप हैं वो आपको इसी सतही भाग पर या ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट या फिर हम कहें ऊपरी मेंटल वाले भाग में ही देखने को मिलता है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना बहुत सारा प्लास्टिक फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा प्लास्टिक सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पूरी की पूरी लेयर में क्या है, बहुत सारा मैग्मा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो हिस्सा है ये है आपका एस्थेनोस्फीयर। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अगर आपके दिमाग में वो तस्वीर होगी और वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, जो कि किसका भाग है आपका, अपर मेंटल, ठीक है, किसका भाग है, अपर मेंटल, मेंटल, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 700 किलोमीटर की गहराई से जो है मुख्य रूप से आपके भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको अलग अलग प्लेटें दिख रही हैं, ये प्लेटें या तो एक दूसरे के पास जा रही होंगी या ये एक दूसरे से दूर हो रही होंगी। यहाँ पे भी एक दूसरे के पास जा रही है, यहाँ पर एक दूसरे के पास जा रही है और कहीं पर एक दूसरे से दूर हो रही हैं ये प्लेटें। तो इन प्लेटों में जो हलचल होती है उसी के कारण जो है आपकी कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। हमने देखा था कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, PSL तरंगे जो है यहाँ पर हमें उत्पन्न होती दिखती हैं, जिसमें सबसे लंबी दूरी की जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, P, जो कि सभी माध्यम में चल सकती हैं। S तरंगे जो होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलने वाली तरंगे होती हैं। और L तरंगे जो है उन्हें हम सतही तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह से मान लीजिए कि कोई भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, यहाँ से क्या है, कोई भूकंप उत्पन्न होता है और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ता है। तो इसकी वजह से जो कंपन है इसके आसपास के क्षेत्र में, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होगा, चारों तरफ, ठीक है, ये तरंगे जो है ये चारों तरफ चारों दिशाओं में क्या होंगी, गति करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जहां पे भी ये जो प्लेटें हैं इनके बीच में जो टकराव हुआ है या इनके बीच में जो हलचल हुई है, इसके कारण क्या होता है, या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर हट गई और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, ये एक सेंटर है जिसे हम भूकंप का केंद्र कहते हैं, ठीक है, इसको भूकंप का केंद्र कह लो या फिर इसे फोकस के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंग्लिश में हम कहें तो इसे हाइपो सेंटर कहते हैं। हाइपो सेंटर वो स्थान होता है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, वह स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, चारों दिशा में हुआ। अब आप देखोगे जो इसके सबसे नजदीक, ठीक है, सबसे कम दूरी यानी कि अधिक कम तीव्रता वाले स्थल पर जहां पे भी ये पहुंचेगा, ये तरंग जहां पे भी कम तीव्रता वाले स्थान पर पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस कम तीव्रता वाली जगह पर ये पहले पहुंचेगी। पहली चीज तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे तीव्रता कम होगी, ठीक है, और यहां से पहुंचकर जो है ये धरातल पर क्या करने लगेंगी, ये कंपन करने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे अधिक दूरी ये कवर कर रही है तो यहाँ पे क्या है, अधिक तीव्रता लग रही है, इसकी वजह से जो इसका प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है ये सबसे कम तीव्रता वाले स्थल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर राम का घर था, ठीक है, यहाँ पे एक घर था,
आपने बनाया होगा, ठीक है। एक बिल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, गाड़ी खड़ी हुई। तो जब ये कंपन यहाँ पर होगा तो इन सभी जगहों पर क्या है, आभास होने लगेगा, ठीक है। और जहां पर पृथ्वी के जिस धरातल पर, ठीक है, पृथ्वी के जिस धरातल पर ये बिंदु, जहां पर ये हमें आभास होता है सबसे पहले, ठीक है, ऊपरी हिस्से में जो सबसे नजदीक वाला हिस्सा है, यानी कि सबसे नजदीक जो धरातलीय स्थल है, वहां पर जब हमें भूकंप की तरंगे महसूस होती हैं तो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा शब्द भी लिख लीजिए, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसे अधिकेंद्र भी कहते हैं, ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो जो ये हलचल होती है इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो प्लेटें थी और इसमें क्या पड़ गया, एक फॉल्ट पड़ गया। फॉल्ट का मतलब क्या है, प्लेटों में दरार होना, ठीक है, इसको मतलब क्या है, दरार होना, ठीक है। अब कोई भी चीजें एकदम से टकरा रही है या उससे दूर हो रही है तो उसके बीच में क्या है, गैप हो रहा है, और उसी गैप को हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इन तरंगों को सेस्मिक वेव भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो तरंगे आप देख रहे हैं जो चारों दिशाओं में जा रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सेस्मिक सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि आखिर भूकंप उत्पन्न होता क्यों है, ठीक है। तो भूकंप उत्पन्न होने का कारण क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों के बीच होने वाले टकराव से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, चारों दिशाओं में कंपन उत्पन्न करती हैं, और उसी कंपन का सबसे पहले जब हम धरातल पर एहसास करते हैं जहां पे उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, इसके बाद ये तरंगे आगे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, धरातल पर पहुंचने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। उसी तरीके से जैसे पानी में आपने पत्थर फेंका तो जहां पे वो पत्थर गिरेगा उसके आसपास के चारों दिशाओं में जो है तरंगे फैलने लगती है, और आप देखोगे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उन तरंगों की, उनकी गति भी क्या होती जाती है, धीमी होती जाती है, ठीक है। अब ये जो भूकंप होते हैं इससे होता क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बता दूं इन भूकंप की वजह से आपकी कुछ स्थलाकृतियां जो है उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन से उच्चावच आ जाएंगे, तो यहां पर आप देखोगे पहला हो जाएगा आपका महाद्वीप, ठीक है, और दूसरा हो जाता है महासागर। ये सवाल सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये प्रथम श्रेणी के हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है ये कौन से होते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो भू हलचल होती है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना कि भू हलचल हो रही है, तो इससे क्या होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो पर्वतों का निर्माण, पर्वत, पठार और आपके मैदानी क्षेत्रों का जो निर्माण होता है, ये सब किस में आएंगे, द्वितीय श्रेणी के। सबसे बड़ा भूखंड, सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है आपका महाद्वीप महासागर का है, इसके धरातल पर हलचल के कारण उत्पन्न नई आकृतियां जो है, नए उच्चावच का निर्माण होता है जिसे पर्वत, पठार, मैदान कहते हैं। और तृतीय श्रेणी में अगर हम बात करें, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आपकी नदी, ठीक है, अब इनका निर्माण हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, नदी, ठीक है, नदी, झील, ठीक है, झील, तालाब, ठीक है, इन सभी का निर्माण जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो ये दो द्वितीय श्रेणी के या तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है, इनका निर्माण आखिर
किस तरीके से हो रहा है, या फिर हम भूकंप की बात करें तो ये भू हलचल होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे जो उच्चावचों का निर्माण होता है इसमें आपके दो कारक काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, हालांकि इसको हम अलग चैप्टर में, नए चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, आपकी भू आकृतियां हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी भू आकृतियां हैं। और इनके निर्माण के पीछे क्या कारण है, तो यहाँ पर दो बल जो है, दो फोर्सेस काम करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं अंतर्जात बल, ठीक है, पहला होता है आपका अंतर्जात बल होता है, और दूसरा होता है आपका बहिर्जात बल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, आपका बहिर्जात बल होता है। ठीक है, अंतर्जात बल के कारण से ही आपके अंतर्जात बल में क्या प्रमुख होगा, ज्वालामुखी हो गए और आपके भूकंप। ठीक है, भूकंप हो जाएंगे। और वही बहिर्जात के कारण जो स्थलाकृतियां बनती हैं, ठीक है, हमने देखा ना भूकंप की वजह से क्या होगा, कहीं पे जमीन उठ जाएगी, कहीं पे दरार पड़ जाएगी, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, भूकंप की वजह से, जो कि आपका क्या है, एंडोजेनिक फोर्स है, यानी कि अंतर्जात बल है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न जो फोर्स होता है उसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। और वही बहिर्जात बल, ठीक है, पवन हो गए, है ना, इसके अलावा नदियां हो गई, इनकी वजह से जो फोर्स लगता है इसे हम बहिर्जात बल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के भू परपटी पर या फिर धरातल पर उत्पन्न बल के कारण जो है यहाँ पे स्थलाकृतियां बनती हैं, जिसके पीछे क्या कारण होता है, आपका अपक्षय और अपर्दन, अपर्दन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भूकंप जो है ये किसके कारण उत्पन्न होता है, यहाँ पर आंतरिक अंतर्जात बल के कारण जो है हमें यहाँ पर उत्पन्न होता दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझिए, और इसी के कारण से जो है आपकी ये स्थलाकृतियां हैं या ये उच्चावच जो है ये निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, श्रेणी भूकंप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाए कि श्रेणी भूकंप क्या होता है। ठीक है, श्रेणी भूकंप, देखो होता क्या है कि कहीं कहीं पे तो भूकंप बहुत तेजी से आता है, और कहीं कहीं पर भूकंप जो है हल्का फुल्का महसूस होता है, कभी कभी कंपन होता है और आपको आभास भी नहीं होता है, इतना इनकी गति जो है कंपन की बहुत कम होती है। तो ऐसे आप देखेंगे कि एक क्षेत्र जहां पर लंबे समय से कई महीनों से भूकंप के जो छोटे छोटे झटके हैं वो आपके महसूस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर कई महीनों से छोटे छोटे भूकंप उत्पन्न होते हैं और ये लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी भूकंप कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि वह स्थान जहां कई महीनों से छोटे छोटे भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे श्रेणी भूकंप कहते हैं, क्योंकि इसकी क्या बन गई, एक श्रेणी जो है, श्रेणी यहाँ पे क्या कहते हैं, श्रेणी भूकंप कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक श्रेणी बन गई है, एक लगातार एक श्रृंखला बन गई है कि यहाँ पर जो है भूकंप जो है लगातार हमें देखने को मिलते हैं, एक के बाद एक भूकंप जो है किसी ना किसी। अब ये जो भूकंप हमें लगातार देखने को मिलता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बहुत सिंपल सा है कि हमने अभी देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एस्टेनोस्फीयर है, यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा है, और ये मैग्मा क्या है, यहाँ पर ये जो मैग्मा है इसकी वजह से ये जो मैग्मा है इसमें क्या है, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से क्या होती है, यहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके की संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इन्हीं धाराओं के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो है इस तरीके के छोटे छोटे, अब ये मैग्मा तो इसी तरीके से अपनी
स्थिर अवस्था में है ना, बहुत सारी चीजें होती है, अब प्लेटें टकरा रही हैं, दूर हो रही हैं, तो उसका प्रभाव भी मैग्ना पे पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव तरंगे जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ये फोर्स बाहर की तरफ पृथ्वी के धरातल की ओर लगता है, और इसीलिए जो है कई लंबे समय तक एक छोटे छोटे भूकंप जो है ये एहसास होते रहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जिसके आंतरिक भाग में जो है ज्वालामुखी का मैग्मा प्रवाहित होता है, ठीक है, वहां पे आपको श्रेणी भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर वह क्षेत्र जहां ज्वालामुखी मैग्मा प्रवाहित होता है, ठीक है, होता है, ऐसे ही क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रेणी भूकंप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको जो है बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, भूकंप के प्रकार के बारे में। देखो, भूकंप के प्रकार जो है इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि भूकंप जो है इनको गहराई के आधार पर डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, बात करेंगे किसके बारे में, भूकंप के प्रकार। ठीक है, किसके बारे में, भूकंप के प्रकार के बारे में। तो जो उद्गम केंद्र है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी गहराई से उत्पन्न हो रहे हैं। तो उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण। ठीक है, उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन श्रेणियों में, ठीक है, यहाँ पे तीन श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया। गहराई का मतलब समझ गए कि गहराई में तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो धरातल पर जो है कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कहीं आंतरिक भाग से उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर है आपका धरातल। ठीक है, तो इसके बीच में इसने कितनी दूरी, कितनी गहराई तय की है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के सतह से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में जो है ये उत्पन्न हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये 700 किलोमीटर अधिकतम जो दूरी है, ऐसा माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 700 किलोमीटर की गहराई तक आपके भूकंप उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि 700 किलोमीटर पे हो रहा है, या यहाँ 200 किलोमीटर पे, या बिल्कुल धरातल के पास जो है 100 किलोमीटर पे भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं। ये इसके कोई भी रीजन हो सकते हैं। इसी आधार पर जो है इनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं। ठीक है, इस आधार पे आप देखेंगे तीन वर्गों को। ठीक है, तीन वर्गों को। अब ये तीन वर्ग कौन से, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कम गहराई की। ठीक है, कम गहराई वाले भूकंप की। तो ये जो कम गहराई वाले भूकंप है ये कौन से होंगे, ये उन तरंगों से उत्पन्न होंगे जो सतही तरंगे हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एल तरंगे जो है ये क्या है, सरफेस तरंगे हैं, कम गहराई से उत्पन्न होती है और अधिक विनाशकारी मानी जाती है। तो ये कम गहराई आखिर है कितनी, तो ये कम गहराई है एक 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 से लेकर 70 किलोमीटर की गहराई से ये उत्पन्न होती हैं, और ये किसके कारण होता है, सतही सतही तरंगों के कारण, तरंगों के कारण, यानी कि एल वेव्स के कारण जो है ये तरंगे उत्पन्न होती है, जो कि अत्यधिक, यहां पर आप लिख सकते हैं ये क्या है, सतही, अत्यधिक, अत्यधिक विनाशकारी, विनाशकारी
कारी होती है, यानी कि इसके कारण जो कम गहराई से उत्पन्न भूकंप होते हैं, इनके कारण क्या होता है, इनकी तीव्रता कम होती है। तीव्रता कम क्योंकि इन्होंने दूरी कम तय की है इन तरंगों ने, ठीक है, ये पहले धरातल पे पहुंच गई हैं। और इसी कारण आप देखेंगे कि धरातल पर स्थित जो मकान होते हैं, जो हमारी पाइपलाइन होती है, जो बिजली के प्लांट होते हैं, या डैम्स की अगर हम बात करें, ये क्या हो जाते हैं, इसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर जो सबसे ज्यादा भूकंप उत्पन्न करते हैं वो कम गहराई वाले भूकंप होते हैं, जो मुख्य रूप से 0 से लेकर 70 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। और इससे उत्पन्न जो तरंगे होती हैं, ठीक है, इससे उत्पन्न जो तरंगे होती हैं, ये कौन सी होती है, आपकी एल तरंगे होती हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है 70 से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई, ठीक है। दूसरी होती है मध्यम गहराई, मध्यम गहराई वाले भूकंप, ठीक है, जो कि आपके 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। 300 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति जो है ये दुर्बलता दुर्बलता मंडल में होती है, यानी कि एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो स्फीयर जो है यहां से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं, तो ये आपकी अपसारी प्लेटों के कारण, अपसारी प्लेटों के कारण जो है मध्यम मध्यम गहराई वाले जो भूकंप होते हैं, ये मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये अपसारी प्लेटें जो हैं उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के कारण, ठीक है। यहाँ पर किसके कारण, अभिसारी, ठीक है, अपसारी नहीं, ये अभी सारी प्लेटों के कारण जो है, क्योंकि इसमें क्या पड़ता है, यहाँ पे दबाव उत्पन्न होता है। मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैंने बताया था कि जहाँ पे मैग्मा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्मा है, काफी सारा मैग्मा है इधर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा। इस मैग्मा में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। और साथ ही के साथ इस अपार ऊर्जा की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर सामान्य है धाराएं जो है इस तरीके से गति करने लगती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे पूरे के पूरी की पूरी पृथ्वी पे आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके की संवहनीय धाराएं, जहां जहां पे मैग्मा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की प्लेट जो है, दो प्लेटों को दूर फेंकने का, दूर हटाने का काम करते हैं। तो ये जो मध्यम गहराई वाली जो प्लेटें होती हैं या भूकंप होते हैं, इससे कुछ ज्यादा हानि नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करती है, बस गति हो रही है, इसकी वजह से एहसास हो रहा है, इसकी तरंगे ऊपर बहुत ज्यादा हानि जो है नहीं पहुंचाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा होगा, यहाँ पर तीसरा आप लिखेंगे तो तीसरा होता है अधिक गहराई। अधिक गहराई का मतलब 300 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई में जो उत्पन्न होते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। तो अधिक गहराई वाले भूकंप, ठीक है। अब जो ये भूकंप होते हैं, इनकी गहराई 300 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। और इसे ये जो भूकंप होते हैं कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं आपके बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन से, ठीक है। बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल से आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्लेट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और एक प्लेट इधर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी महासागरीय प्लेट है, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट महासागर के कंपैरेटिवली जो है क्या होती है, भारी होती है। महासागरीय प्लेट भारी होती है, और जो भारी प्लेट है ये क्या होती है, नीचे की तरफ छेपित हो जाती है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, छेपड़ हो जाएगा, इसका छेपित हो जाएगी, और ये नीचे की तरफ धंस जाएगी। ये प्लेट जो है ये दबाव के कारण क्या होगा, ये
टकराई और ये छेपित हो गई, जो भारी प्लेट है। अब जब ये प्लेट, भारी प्लेट जो नीचे की तरफ छेपित होती है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये गलना शुरू हो जाता है और इसी को हम देखेंगे तो इसे बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अधिक गहराई वाली तरंगे हैं, ये क्या है, आपकी बेनी ऑफ जोन में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस में होंगी, आपके बेनी ऑफ जोन में उत्पन्न होती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अधिक गहराई वाली जो प्लेटें हैं, यही आपका बेनी ऑफ जोन क्रिएट करती हैं। यहाँ से भी अब यहाँ पर जो उत्पन्न हो गए 700 किलोमीटर की गहराई में अगर भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी दूरी जो है, अधिक दूरी तय करेंगे, तो इस अधिक दूरी के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप का जो प्रभाव है ये कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे भी इसके कारण होने वाली जो क्षति है ये कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लंबी दूरी के कारण जो है क्षति क्या होती है, इसका लंबी दूरी के कारण इसका प्रभाव धरातल पर कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, धरातल पर इसका प्रभाव जो है ये आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, हमने देखा गहराई के आधार पर। अब हम बात करें भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इससे भी तीन रूप से मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है आपकी भूकंपीय विवर्तनी, ठीक है, दूसरा है आपका ज्वालामुखीय भूकंप जो होते हैं, और तीसरे होते हैं मानव निर्मित। आइए देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो आप देखेंगे हम किसके बारे में, भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर जो है हम इसको वर्गीकृत करेंगे, और ये भी आपका तीन भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। तो सबसे पहला भाग जो है ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे विवर्तनिकी भूकंप। ठीक है, विवर्तनिकी भूकंप। तो ये जो विवर्तनिकी भूकंप जो है ये किसके कारण होता है, विवर्तनिकी का मतलब है पृथ्वी के जो धरातल है यहाँ पे कई सारी छोटी बड़ी प्लेटें आपकी पाई जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे 7 बड़ी प्लेटें हैं, एशिया महाद्वीप है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या है, ये आपकी प्लेटें हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी प्लेटें हैं। तो ये भूपर्पटी पर क्या है, ठोस चट्टाने हैं। ठीक है, और ये ठोस चट्टाने क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। ठीक है, या तो प्लेटें अपने आसपास आ रही हैं या फिर दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये लिख ली, विवर्तनिकी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि भूपर्पटी में चट्टानों के प्रवाहित होने या चट्टानों के फिसलने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे विवर्तनिकी का लिख लीजिए कि भूपर्पटी पर, ठीक है, भूपर्पटी पर चट्टानों के गति के कारण, ठीक है, गति के कारण जो है ये क्या होते हैं, विवर्तनिकी भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक होता है अपसारी प्लेटें। ठीक है, अपसारी गति होगी, अपसारी प्लेटों की गति। ठीक है, दूसरा अभिसारी प्लेटों की गति। ठीक है, और तीसरा होता है रूपांतरित प्लेटें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 प्लेटें हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, और ये प्लेटें जो है ये क्या हो रही हैं, ये एक दूसरे के सामने आमने सामने जो है गति कर रही हैं। तो ये क्या करेंगी, ये आपस में जाकर कहीं ना कहीं तो टकराएंगी, और जहां टकराव होगा, गति कर रही है ना, प्रवाहित हो रही है, तो इनमें जहां टकराव होगा वहां भूकंप उत्पन्न होगा। इसी तरीके से एक
और यहाँ पे डायग्राम से हम समझे तो यहाँ पे दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जो है गति कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे भी तो प्लेटें जो है विपरीत दिशा में जाएंगी, तो यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उपस्थित मैग्मा है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा और यहाँ पे नई उच्चावच बनेंगी जिसके कारण भू हलचल देखने को मिलेगी। और तीसरी हमने देखी थी कि दो प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत इस तरीके से जो है क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के पैरेलल गति कर रही हैं। तो ये ना तो कुछ निर्माण करती है ना ही कुछ विनाश कर रही है, लेकिन इनके कारण क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है जो हमें आभास कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला देख लिया कि क्या हो गया आपका, तो विवर्तन की जो भूकंप है। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप। देखो ज्वालामुखी भूकंप भी सेम ही है। अगर आप अभी हम इसके बाद जो है ज्वालामुखी भी देखेंगे डिटेल में। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने का है, एक बार कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि जो ज्वालामुखी गतिविधि होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो अंतर्जात बल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जहां पे मैग्मा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि तत्व इस तरीके के हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ताप उत्पन्न करते हैं, दाब उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से उस मैग्मा में फ्लो होता है। लेकिन कभी कभी जो है जब प्लेटें या तो एक दूसरे से टकराई हैं, तो यहाँ पे एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाती है। तो ये मान लीजिए कि महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराई और वो नीचे की तरफ धंस गई। तो जब वो धंसती है तो इसकी वजह से कुछ पानी का हिस्सा जो है वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है, जो जलवाष्प बनाता है, जिसकी वजह से और प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यानी कि प्रेशर अंदर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या करेगा, पदार्थ को या जो भी मैटर है उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगा। तो जो भी सबसे कमजोर सतह होती है पृथ्वी के धरातल की, उसको तोड़कर जो है ज्वालामुखी ऊपर उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, ऊपर उठने लगते हैं। तो जो एक प्रेशर पड़ रहा है और उस प्रेशर की वजह से जो प्लेट है, भले ही वो बहुत ही कमजोर है लेकिन उसमें दबाव तो पड़ेगा। तो प्रेशर के साथ जब ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है क्या होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझ गए हो कि यहाँ पे कहीं भी धरातल में जो नीचे मैग्मा है वो क्या है, ऊपर की तरफ धकेला जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा मैग्मा और विषैली गैसों को धरातल पर धकेलने के कारण। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। तो यहाँ पे एक कारण तो ये हो गया कि यहाँ पे प्लेटें संचारित हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसी के बाद, उसी मूवमेंट के बाद क्या हो रहा है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी या फिर नहीं भी जा रही है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उससे भी क्या हो रहा है, किसी भी एक क्षेत्र में जो है वो ज्वालामुखी जो है विस्फोट होगा और उसके कारण यहाँ पर कंपन होगा। तीसरा है यहाँ पर, तीसरा अगर हम कारण देखेंगे तो तीसरा कारण क्या है, मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित भूकंप। अब मानव निर्मित में भूकंप में कौन कौन से भूकंप आते हैं इनको अगर देख लें। ठीक है, तो पहली चीज तो ये, मानव गतिविधियां अब लगातार बढ़ रही है ना, धरातल पर वो लोगों को
अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खनन कर रहे हैं, यानी कि माइनिंग हो रही है। तो उस माइनिंग की वजह से क्या होता है कि जब कोई आप किसी न किसी क्षेत्र को, है ना, उसमें खुदाई करके उसके आंतरिक भाग में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अफ्रीका में सोने की खान है जहाँ पे हम 4 किलोमीटर गए, तो वो अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है, दुनिया भर के देश जो हैं वो पृथ्वी के अंदर में आंतरिक भाग में जो खनिज तत्वों का, खनिजों का दोहन करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो कोलैप्स कर जाता है, वो टूट जाती है खदान, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो एकदम से, क्योंकि खदान छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है, वो एकदम से जब कोलैप्स करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में कंपन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कोलैप्स, अर्थक्वेक, या फिर हम निपात, कोई भूकंप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, पहला तो लिख लो निपात भूकंप, ठीक है, या फिर इसे कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक हो जाएगा, ठीक है। और जो कि किसकी वजह से होता है, खदानों, खनन के कारण जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि खदान ढह गई, जिसकी वजह से जो है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र कोलैप्स कर जाता है, और इससे क्या होते हैं, आपके निपात भूकंप या फिर आपके कोलैप्स अर्थक्वेक होते हैं। दूसरा होता है रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है। तो जो विस्फोट किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक्सप्लोशन जो होता है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सप्लोजन होता है, यानी कि विस्फोट भूकंप भी हम कह सकते हैं इसे। दूसरा है यहाँ पर विस्फोट भूकंप, ठीक है, यानी कि एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है। अब एक्सप्लोजन जो अर्थक्वेक होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक या परमाणुवी रिएक्टर के कारण जो है विस्फोट होता है, और इससे भी पृथ्वी के धरातल पर जो है तरंगे या फिर एक कंपन उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक तो गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति के आधार पर जो है इसका वर्णन किया गया है। अब सवाल ये आता है कि जो भूकंप है या जो तरंगे हैं, इसको हम मापते कैसे हैं, तो इसके लिए दो आधार है, ठीक है। एक तो है आपका रिक्टर स्केल, और दूसरा है मार्केली स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसकी तीव्रता को दर्शाता है। यहाँ पर आप लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भूकंप का मापन, यहाँ पर लिख लीजिए भूकंप का मापन, ठीक है। तो पहला तो है यहाँ पर रिक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, तरंगों के द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसकी मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि तरंगों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, यानी कि कौन सी तरंग किस गति से भूकंप उत्पन्न कर रही है, इसको जो है यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की जो माप है या आकार है वो कैसा है, उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि भूकंपीय तरंगों का आकार मापने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो हम स्केल यूज करते हैं उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। दूसरा होता है मार्केली, ठीक है, इसको हम आपदा तीव्रता भी कहते हैं, ठीक है, आघात तीव्रता भी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, आघात तीव्रता के आधार पर होता है। और ये आप देखेंगे कि जो मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव
क्षति को दर्शाता है, क्षति को दर्शाता है, और ये दर्शाता है, और ये दर्शाता है आपका 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, ये स्केल जो है 1 से लेकर 7 तक की रैंकिंग है, इसी को हम मर्केली स्केल भी कहते हैं। मार्केली कह लो या मर्केली, मार्केली स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो स्केल हो गए, एक तो आपका मार्केली स्केल हो गया और दूसरा हो गया आपका रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे तिरंगों की जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसको दर्शाया जाता है आपके रिक्टर स्केल के माध्यम से, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केली स्केल जो है यहाँ पर ये मानव जीवन पर जो प्रभाव होता है कि कहाँ पे कितनी क्षति हुई है, किस मार्केली में जो अगर 7 नंबर आया है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना 1 से 7 तक का, तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि अगर 7 दर्शाया गया, यानी कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उस जगह पर जो कुछ भी है उस सब का, वो सब जो है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, यानी कि मानव निर्मित जो संरचना है, बिल्डिंग्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गए, बिजली हो गए, डैम हो गए, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको हम किस पे दर्शाते हैं, मार्केरी स्केल पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, अब भूकंप का वितरण। ठीक है, तो पृथ्वी पर भूकंप का वितरण हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक तो विश्व में जो भूकंप का वितरण है, और दूसरा आपका भारत के भूकंप के बारे में, है ना, भारत के भूकंप के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेट जो कि सबडक्ट हो रही है और यहाँ पे बेनी ऑफ जोन बन रहा है, ये आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्रश है, और यहाँ पे आप ओशियन देखेंगे। तो यहाँ पर ओशियन प्लेट क्या है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसके कारण ये प्लेट जो है नीचे की तरफ झुक जाती है, यानी कि इसका सबडक्शन हो जाता है, ये छेपित हो जाती है, ये लिथोस्फीयर ही है। तो ये लिथोस्फीयर जो है ये सबडक्ट हो जाता है, और इसी के कारण ये नीचे क्या बना लेता है, आपका वेनी ऑफ जोन क्रिएट करता है। ठीक है, और इसी वेनी ऑफ जोन में क्या होता है, जब ये प्लेट जो है आंतरिक भाग में उस बहुत गहराई तक, यानी कि जहां पर आपका एस्टेनोस्फीयर है उस वाले क्षेत्र तक जब ये पहुंचती है, तो तापमान के कारण ये चट्टान भी जो है मेल्टेड होने लगती है, और जब यहाँ पर ये चट्टान मेल्टेड होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगेन जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वहां पे ऑलरेडी संवहन तरंगे जो है गति कर रही हैं, अब यहाँ पे अधिक मात्रा में जो है फिर से तत्व आ रहे हैं, इनमें भी रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट की जो अभिक्रिया है वो इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर जो है लगातार इंक्रीज होगा, जो कि क्या करेगा, बाहर की तरफ इस मैग्मा को निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, मैग्मा को निकालने का प्रयास करेगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पे एक कारण जो है आपका वेन्यू ऑफ जोन के क्रिएशन का भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ओशियन और ओशियन प्लेट भी जब एक दूसरे से जूझ जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैग्मा था। ठीक है, यहाँ पे मैग्मा था जो कि बाहर आ गया। अब दो प्लेटें हैं ना, अब उसके अंदर कुछ तरल अवस्था में है, दो प्लेटें जैसी ही होंगी वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मैग्मा का बाहर आना भी ये क्यों होता है, क्योंकि प्लेटें जो है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पर गति करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने बात की कि जो पूरी पृथ्वी पर भूकंप है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो पूरे के पूरे विश्व का, ठीक है, विश्व में जो भूकंप है इनको दर्शाया गया है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है और वो है आपका मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है ये मध्य अटलांटिक कटक की है। तो ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो मध्य मध्य महासागरीय, मध्य महासागरीय अटलांटिक, अटलांटिक कटक। कटक का मतलब क्या है, कटक का मतलब है रिज, इंग्लिश में इसको रिज कहते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा ये जो
महासागरीय प्लेट है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही है, दोनों प्लेटें। जैसे यहाँ पे आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है, और नीचे आपको अफ्रीकन प्लेट मिलेगी। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में यहाँ पर गति कर रहे हैं। अब जब ये विपरीत दिशा में गति कर रही है, इसी के कारण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एस्ट्रोस्फीयर में उपस्थित मैग्मा जो है ये बाहर आ रहा है, और यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक श्रृंखला बना रहा है। इस तरीके से मैग्मा यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहे हैं, आपके कटक हो रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर इनकी ये प्रक्रिया लगातार चल रही, इसी की वजह से जैसे जैसे मैग्मा आ रहा है ये बाहर की तरफ इसको धकेलेगा, और यहाँ पे नई नई चट्टानें जो है क्रिएट होती जाएंगी, और पुरानी चट्टानों को जो है पीछे की ओर इस तरीके से धकेलते हुए यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में जो है ये क्या हो रहा है, ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपका एंडोजेनिक फोर्स है, अंतर्जात बल है, जिसके कारण मैग्मा बाहर आ रहा है। अब ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज हो रही है, ये पूरी की पूरी जो गति हो रही है, इसकी वजह से क्या यहाँ पे भूकंप उत्पन्न नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी बाहर आ रहे हैं, प्लेटें एक दूसरे की दूर गति कर रही है। अभी हमने पढ़ा था ना विवर्तनिकी में, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका विवर्तनिकी का एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 83% भूकंप आपको इस पैसिफिक ओशन के जो तटीय भाग है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे भूकंप के झटके उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर ज्वालामुखी एक्टिविटीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्लेट क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये आपकी एक ओशियन प्लेट है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी महाद्वीप दिखाई देगा, कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, ये भी एक कॉन्टिनेंट प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिकन एक कॉन्टिनेंट प्लेट है, और यहाँ पे साउथ अमेरिकन एक कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो महासागर है इससे ये प्लेटें टकरा रही है। तो हमने देखा था कि जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट जो है ये क्या होती है, भारी होती है। महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होने की वजह से वो सबडक्ट कर जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ये प्लेट जो है नीचे की तरफ धसी होंगी। यहाँ पे इन्होंने अंदर जाकर बेनी ऑफ जोन क्रिएट किया होगा, और इसी की वजह से यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, और जो ज्वालामुखी है या जो मैग्मा है ये बाहर की ओर जो है निकल रहा है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी एक्टिविटीज हैं वो आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे, और इसी से क्या होता है, आपके भूकंप उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया विश्व में। इसके अलावा एक क्षेत्र आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और ये वाला क्षेत्र है आपका यूरोप का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखेंगे हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में भूमध्य सागर, इसके अलावा ये पूरा का पूरा रीजन है। यहाँ पे एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका हिमालय रीजन का। ठीक है, एशिया में अगर हम बात करें, एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हिमालय क्षेत्र क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक है आपकी इंडियन प्लेट, ठीक है, एक तो हो गई आपकी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट में आप देखोगे तो ये एक इंडियन प्लेट जरूर कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ भारत का नहीं है, इसमें आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इंक्लूड थी, बाद में ये टूट गई। इसके बाद ये जो प्लेट है ये किससे टकरा रही है, ये गति कर रही है किसकी तरफ, तो ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, और ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही है। दोनों क्या है, आपकी महाद्वीपीय प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, और इनके बीच में जो वाटर है या फिर जो सागर है जिसे हम
पहले टेथिस सागर कहा जाता था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लगातार इसमें भूसन्नति हुई। यहाँ पर जो भी नदियां थी इन महाद्वीपों की, उन्होंने बहुत सारा गाद हजारों सालों तक इकट्ठा किया, और जब इन दोनों महाद्वीप एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से टकराए, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और हिमालय जो है ये कैसा है, हिमालय आपका नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये टकराया और हिमालय बन गया और ये गति या ये जो प्रक्रिया है यही समाप्त हो गई। ये प्रक्रिया अभी भी निरंतर चल रही है। आप देखेंगे कि ये प्लेटें जो है निरंतर निरंतर गति कर रही है। और किस स्पीड से, तो 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष जो है ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। और इसी के कारण हिमालय की जो जो ऊंचाई है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है, धीमी ही गति से। अब ये जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि प्लेटें टकराई हैं, या यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ है, पठारों का निर्माण हुआ है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो ये सब कैसे हुआ, ये हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद हुआ है। तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लेटें जो है ये आपकी 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। अब इसी की वजह से आप देखोगे कि ऊपर इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय में भी कई सारे हैं। जब ये टकराया तो इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ पे जब दबाव पड़ा तो यहाँ पे इस तरीके से बलन पड़ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके के बलन जो है पड़ गए। यहाँ पे बन गया आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार बन गया। और इसके इस तरफ भी क्योंकि प्रेशर पड़ा तो यहाँ पे भी जो भी गाद था उसमें भूसन्नति हुई, इसकी वजह से वलय पड़ गए और यहाँ पर ग्रेट हिमालय बन गया, फिर आपका मिडिल हिमालय, और इधर आप देखोगे शिवालिक की उत्पत्ति होगी। इधर आप देखोगे तो यहाँ पामीर का पठार है, इसके अलावा इधर कुनलुन पठार मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किरथर, किरथर, ये सब जो है यहाँ पर निर्माण हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे आप देखेंगे इधर किरथर मिल जाएगी, इसके अलावा सुलेमान, किरथर, सुलेमान। ठीक है, ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे आपको कराकोरम श्रेणी इस तरीके से देखने को मिलेगी, ये हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा एक प्लेट है जो इस तरीके से टकराई है। ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी एक प्लेट है। ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये लगातार दबाव कर रहे हैं और यहाँ का पर्वत श्रृंखला जो है ये बढ़ रहा है। और इसी देखिए तरीके से आप देखोगे जो पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अराकान योमा, अराकान योमा। ठीक है, जो कि इसी का भाग है। ठीक है, हिमालय का ही भाग है। तो ये प्लेटें जो है ये चारों तरफ से प्रेशर डाल रही है और चारों तरफ जो है यहाँ पे हिमालय या उसकी ही जो चोटियां हैं वो उनका निर्माण हो रहा है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यही अराकान योमा जब आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है, जो कि पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से पानी से ढकी हुई है, इसका कुछ भाग हमें अराकान योमा का दिखाई देता है, जहां पे आपका अंडमान और निकोबार क्षेत्र है। ठीक है, निकोबार क्षेत्र है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस क्षेत्र में अब ये पूरी की पूरी गतिविधि हो रही है, प्लेटें टकरा रही है, हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गई, इस पूरे के पूरे उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे कि भूकंप के झटके हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो विश्व में हमने देख लिया और भारत में भी देखा कि कौन कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन सा रीजन है। देखो भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आपने देख लिया पैसिफिक वाला जो हमने देखा था, यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे जापान मिलेगा, फिलीपींस मिल जाएगा, क्यूरिल, लॉरेशियन, है ना, जुआन डी प्लेट जो है ये टकरा रही है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा का पूरा पेरू, चिली, है ना, और ये आपका न्यू हाइब्रिड ट्रेंच जो है, ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, यहाँ पर भारतीय प्लेट के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलिए बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत का कौन कौन सा, भारत में भूकंप,
ठीक है, भारत में भूकंप का क्षेत्र कौन कौन सा है तो आपको बता दूं, इसे 1 से लेकर 5 तक के जोन में बांटा गया है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक का जोन जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इसको कैटेगराइज किया गया कहाँ पे जो है ज्यादा भूकंप आता है, कहाँ पे जो ज्यादा कम महसूस होता है, या फिर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है इसको किया। और ये करने वाला कौन है तो भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, इसके द्वारा इस भूकंप को वर्णित किया गया है किसमें, 5 कैटेगरीज में, और बताया गया है कि पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का 59% भाग जो है, परसेंट भौगोलिक क्षेत्र जो है ये किससे प्रभावित होता है, आपके भूकंप से। यानी कि पूरे भारत का 59% एरिया ऐसा है जहां पे आपको थोड़ा या ज्यादा भूकंप जो है ये महसूस होता है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो सबसे विनाशकारी, सबसे शक्तिशाली भूकंप क्षेत्र है। ठीक है, इसे किस में डिनोट किया गया है, आपका 5 रीजन में। ठीक है, यहाँ पर 5वें रीजन में, जिसमें आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र आ जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तरी नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश यूपी आ जाता है, इसके अलावा नॉर्दर्न बिहार बिहार क्षेत्र आ जाएगा। ये हम भारत की बात कर रहे हैं, बाकी नेपाल में तो इसका प्रभाव देखने को मिलता ही है। इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात का कच्छ क्षेत्र, ये भी किसमें है, आपके 5 जोन में आता है। इसके अलावा भारत का अंडमान एंड निकोबार निकोबार क्षेत्र। ठीक है, तो ये किसमें आएगा, ये आपके सबसे ज्यादा प्रभावशाली भूकंप वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे प्रभावशाली। अब देखो यहाँ पे जो भूकंप आ रहे हैं, हमने देखा कि कारण क्या है, उत्पत्ति क्या है। अब सवाल ये होता है कि भूकंप के प्रभाव क्या है। ठीक है, तो भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आप सोचिए। आपने देखा भी होगा जब भी भूकंप के बारे में खबर आती है तो आप न्यूज में देखते होंगे कि कहीं पर बहुत सारी बिल्डिंग जो है एक साथ कोलैप्स कर गई हैं, ढह गई हैं, कहीं पे डैम टूट गया है, कहीं पे गैस पाइपलाइन फट गई है, कहीं पर उसी के कारण जो है आग लग गई है। ये सब क्या है, ये सब इस भूकंप के कारण जो है इसके प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या फिर वैसे भी आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा कि इससे क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर फिर भी कि भूकंप के प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो मानव निर्मित संरचना, ठीक है, पहला तो हो गया कि मानव निर्मित संरचना जो है ये प्रभावित होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऑफिसेस, घर सब कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये सब क्या होता है, ये सब धस जाता है, गिर जाता है, ढह जाता है। क्यों, यहाँ पे, और इसी के ढहने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, भ्रंश गतिविधियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, गतिविधियां हो जाएंगे। ठीक है, पहला कारण तो हमने ये देख लिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि जो मानव है, अब देखो कभी कभी जब भूकंप आता है तो लोग अपने घरों में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, और बहुत सारे जो जानवर होते हैं ये भी आसपास के क्षेत्र में होते हैं। तो जो भूकंप होता है इसके कारण आपका मानव और मानव व पशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने बताया कि गैस पाइपलाइन हो गई, बिजली हो गई, ये सब प्रभावित होती है ना। घर में पूरा का पूरा जब घर ढहेगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे जो भी तार वगैरह होंगे बिजली के, वो सब खंभे वो उसकी खिंचाव के कारण टूट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो गैस पाइप व बिजली प्रभावित,
बिजली प्रभावित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बांधों बांध ध्वस्त हो जाते हैं, पूरे का पूरा बांध जो है टूट जाता है। अब डैम जो है वो क्या करता है, पानी को रोक के रखता है नदी के। अब वो टूट जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नहीं। बाढ़ जो पूरे के पूरे बांध जो है वो जब टूट जाएंगे तो उससे क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे आपके तटीय क्षेत्रों में जो सुनामी होती है भूकंप के कारण ही है, ठीक है। जब भूकंप समुद्र में उत्पन्न होता है तो समुद्र की लहरें जब तटों पे पहुंचती हैं तो उसे हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी के कारण भी जो तटीय क्षेत्र के आसपास जो लोग भी होते हैं, जो काम करते हैं, मछुआरे होते हैं, इसके अलावा बहुत सारा क्षेत्र होता है, गांव वगैरह बसे होते हैं, वो सब जो है इससे भूकंप के कारण प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है आपका भूकंप चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक बार मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, ओके चलिए एक सेकंड में आपको एक बार भारत के द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र है उसको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, चलिए देखो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको वो बताना चाह रही थी ना कि भारत का जो क्षेत्र है प्रभावित वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पर जितना भी आपको डार्क कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, डार्क रेड, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, इधर आप देखेंगे उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पे अंडमान निकोबार, और ये है कच्छ का क्षेत्र। और ये सेस्मिक जोन 5 में आता है, 5 या 6 कह सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा सेफ ये मध्य प्रदेश हो गया, इधर महाराष्ट्र का पश्चिम जो पूर्वी भाग है, इधर आप देखोगे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, तेलंगाना, इधर कर्नाटक हो गया, केरला, तमिलनाडु, ये क्षेत्र हो गया। बाकी लक्षद्वीप जो है सेफेस्ट है। तो यहाँ पे जो है सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है, ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और आपने देखा होगा जब यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है तो तरंगे जो है ये सभी दिशा में गति करती हैं। इसीलिए इसकी गति हमें दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के कुछ शहर है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, शहर हैं जो कि इसके पास स्थित है, वहां पे हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं, ठीक है, महसूस होते हैं। तो ये था आपका अभी भूकंप, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। तो अब देखेंगे डिटेल में कि ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी आखिर है क्या। तो बेसिकली ज्वालामुखी का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल, या हम कहें सॉलिड, सेमी सॉलिड अवस्था में प्लास्टिक के रूप में, प्लास्टिक और चिपचिपे पदार्थ के रूप में उपस्थित जो मैटर है, वो जब पृथ्वी पर एक छिद्र के माध्यम से बाहर आता है, धरातल पर पहुंचता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं आप, ज्वालामुखी का मतलब क्या हो गया आपका, वॉल्केनो, ठीक है, कि वह छिद्र जहां से पृथ्वी की आंतरिक भाग से मैग्मा जो है ये धरातल पर पहुंच जाए, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वह छिद्र जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच जाए, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम भूकंप या फिर ज्वालामुखी कहते हैं। देखो ज्वालामुखी को समझने के लिए एक और कुछ और भी ऐसी शब्दावली है, जैसे कि वॉल्केनोसिटी, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है वॉल्केनोसिटी और वॉल्केनिज्म, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वॉल्केनोसिटी, और दूसरा शब्द है वॉल्केनो
वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म, ठीक है, वॉल्केनिज्म, ठीक है। देखो वॉल्केनिसिटी का मतलब होता है कि जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है, और उस उद्गार के बाद उस पे उसके द्वारा संचालित जो ऊपर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्केनोसिटी कहते हैं। यानी कि एस्टेनोस्फीयर से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का पृथ्वी के धरातल तक जो पहुंचता है उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वॉल्केनोसिटी कहते हैं। यहां पर लिख सकते हो पृथ्वी के एस्टेनोस्फीयर से लेकर, एस्टेनोस्फीयर से पृथ्वी के धरातल तक, पृथ्वी के धरातल तक, ठीक है, जो ज्वालामुखी गतिविधि होती है, ज्वालामुखी गतिविधि, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्केनोसिटी। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसका जन्म कैसे, किस तरीके से उस पर बल लग रहा है, उसका प्रभाव जो है ये धरातल पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन वॉल्केनिज्म जो है ये एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक विस्तृत शब्द है, जिसके अंदर आप देखेंगे इस शब्द के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, ये जो शब्द है इसके अंदर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी क्या है, और इसके अलावा वॉल्केनोसिटी, वॉल्केनोसिटी यानी कि आप देखेंगे कि जो ज्वालामुखी आ रहा है इसके बाद किस तरीके से ये आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के धरातल पे पहुंचता है, वहां पे स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, और इसके कारण जो पृथ्वी के स्थल मंडल या हम वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल या फिर जल मंडल, ठीक है, जल मंडल, और इसके साथ साथ जो मानव जीवन है, ठीक है, जीवन पर मानव जीवन पर पड़ने वाले ज्वालामुखी के प्रखा ज्वालामुखी का जो प्रभाव है, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपने तीन टर्मिनोलॉजी समझी है, एक है वॉल्केनो, एक है वॉल्केनोसिटी, और तीसरा है वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब आखिर ज्वालामुखी जो है ये कैसे बनता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो प्लेटें हैं, है ना, यहाँ पे आप देखोगे दो प्लेटें हैं, एक आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, और एक और प्लेट है यहाँ पर आपकी महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अब इनके बीच क्या हो रहा है, यहाँ पर इनके बीच हो रही है ये कैसी है, अभी सारी प्लेटें हैं, अभी सारी प्लेट है, और इस प्लेट में क्या होगा, ये प्लेटें एक दूसरे की दिशा में जो है क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, और जब ये एक दूसरे की दिशा में गति करेंगी तो क्या होगा, ये प्लेटें कहीं ना कहीं पर आकर इनके जो सिरे हैं, इन दोनों प्लेटों के जो किनारे हैं वो आपस में आकर इससे टकराएंगे, ठीक है, प्लेटों के जो किनारे हैं ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, और इस किनारे के टकराने के कारण क्या होगा, ये महासागरीय प्लेट है, ये क्या है, कंपैरेटिवली भारी है, भारी प्लेट है, और इसी भारी प्लेट के होने के कारण जब ये टकराएगी तो ये प्लेट क्या होगा, नीचे की तरफ इस तरीके से धंस जाएगी, ठीक है, इस तरीके से धंस जाएगी। और हमने देखा कि ये जो प्लेटें हैं महासागरीय, इसके निचले भाग में आपको क्या देखना मिलता है, भूपर्पटी का निचला क्रस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारा मैग्मा यानी कि एस्टेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा, यहाँ पे क्या है, मैग्मा स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश कर गई है, ठीक है, यहाँ पर इसको और बेहतर तरीके से, इस तरीके से ये क्या हो गई है, ये छेदित हो गई है, ये प्लेट क्या हो गई है, छेदित या फिर सबडक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर इसने क्या बना लिया है, इसने बेनी ऑफ जोन क्रिएट कर लिया है, बेनी ऑफ
जोन जो है यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई है। यहाँ पे क्या होगा, वेनी ऑफ जोन, जहां पे ये क्या होने लगेगी, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और यहाँ पे ये प्लेटें जो है ये क्या होने लगेंगी, ये गलने लगेंगी। ठीक है, अब जब ये गलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि क्या कर रहे हैं, संवहन कर रहे हैं, और इस संवहन की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर यानी कि तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तापमान यहाँ पे बढ़ रहा है लगातार, और लगातार यहाँ पे दबाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा जो महासागरीय प्लेट जब ये नीचे की तरफ सबडक्ट होगी तो इससे कुछ जल जो है, ठीक है, इसके साथ कुछ जल जो है ये भी नीचे पहुंचेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या बनेगी, भाप बनेगी, या हम कहें जलवाष्प उत्पन्न होने लगेगा। अब ये जलवाष्प जब उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, ये और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, दबाव क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये प्लेटें आपस में टकराई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से टकराई, तब भू हलचल हुई। इसके बाद ये सबडक्ट कर गई, नीचे की तरफ चलेगी। यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ कुछ जलवाष्प नीचे गया, और इसी के कारण जो है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी के कारण इसके आसपास के क्षेत्र में जहां पे भी कमजोर चट्टाने होंगी, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं कमजोर चट्टान है, या यहाँ पे कहीं कमजोर चट्टान है, यहाँ पे कहीं कमजोर चट्टान है, या फिर यहाँ पे पहले से ही कोई सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि पिछले कई सालों से जो है जिसमें ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो कमजोर भूपटी होगी, कमजोर कमजोर भूपटल, ठीक है, या हम सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर चट्टानों को तोड़कर जो मैग्मा है, ये सब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर, जिसे हिंदी में कहें तो दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल है। और इसके ऊपर क्या है आपका 200 किलोमीटर तक की दूरी में, 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक आपका स्थल मंडल यानी कि स्थल मंडल, या हम कहें लिथोस्फीयर है। ठीक है, क्या है, लिथोस्फीयर है, और इसके नीचे है एस्टेनोस्फीयर, जहां पर उपस्थित है आपका बहुत सारा मैग्मा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा मैग्मा उपस्थित है। ठीक है, अब ये मैग्मा क्या होगा, ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे जो चट्टाने हैं ये मेल्ट होना शुरू हो रही हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगी, एक दरार उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पे एक नली क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक नली क्रिएट होगी, और इस तरीके से जो है शंकु के आकार में, ठीक है, यहाँ पे क्या बना लेगा, एक ज्वालामुखी पर्वत बना लेगा, ज्वालामुखी पर्वत होगा। यहाँ पे क्या है, ये ज्वालामुखी ज्वालामुखी नदी है, ज्वालामुखी नली है। ठीक है, निकासी है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैग्मा जो है ये बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, मैग्मा जो है इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेगा, और इसी से बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारे धूलकण, बहुत सारी गैस जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई चीजें कि कई सारे पदार्थ जो है ये ऊपर पहुंच गए हैं। अभी पृथ्वी के आंतरिक भाग से मेल्टेड अवस्था में उपस्थित चट्टाने थी मैग्मा। मैग्मा क्या है, तरल अवस्था में या सेमी सॉलिड फॉर्म में उपस्थित चट्टाने ही तो है, पदार्थ ही तो है, मैटर है। और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, इससे विस्फोट होगा, ये बाहर की तरफ फैलना शुरू करेंगी, जिससे कई प्रकार की स्थलाकृतियां जो है, भू आकृति जो है, इसका निर्माण होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिकली जो ये पूरा का पूरा फॉर्म है ये क्या कर रहा है, ये अंतर्जात बल पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अंतर्जात बल लग रहा है। ठीक है, अंतर्जात बल लगेगा, दो प्रकार के बल
हम भू आकृति में पढ़ेंगे कि किसी भी आकृति को, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, या फिर हम डेल्टा की बात करें, इसके निर्माण के पीछे दो फैक्टर काम करते हैं, एक है अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंतर्जात बल की वजह से ही तो मैग्मा ऊपर धरातल पे पहुंचा है और इसने एक स्थलाकृति जो है उसका निर्माण किया। अब ये स्थलाकृति जो है पवन के कारण, नदी के कारण, वर्षा के कारण, है ना, होने वाले पृथ्वी के घूर्णन, टेम्परेचर के कारण जो है इसमें क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर जो भूकंप है ये किस तरीके से निकलता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत सारी गैसें, ठीक है, बहुत कुछ जो है मैग्मा से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो ये सेम चीज है कि यहाँ पर क्या है, प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है और यहाँ पे एक वेनी ऑफ जोन बनेगा और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, राइजिंग मैग्मा। मैग्मा क्या है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जिससे कि एक आकृति यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिससे कि ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ज्वालामुखी है इस तरीके से मैग्मा है, जहां पर पूरा का पूरा इस तरीके से मैग्मा इकट्ठा रहता है, इसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये एक नलिका होती है जिसे मेन वेन कहते हैं या ज्वालामुखी नलिका कहते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये मैग्मा बाहर जाता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पे पहुंच जाता है तब इसे लावा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे धूल कण, ठीक है, ऐश होगी, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी और यहाँ पर एक क्रेटर जो है, ये एक आकृति है, वो आकृति है, इसका निर्माण यहाँ पर करेगा। इसके अलावा ये बाहर भी करेगा निर्माण और पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये विस्फोट होता है इसमें कुछ जो है रॉक्स बनती है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में आप देखोगे यहाँ पे ग्रेनाइट हो जाएगा, डाइट्राइट हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगा, राहिलाइट हो जाएगा, एडे साइट हो जाएगा और बेसाल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टिव की बात करें और यहाँ पे एक्सट्रक्टिव, यानी कि बाहर की तरफ जब लावा निकलता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो चट्टानें हमें प्राप्त होती है वो ये होती है। इसके आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो हमने देखा कि ये जो मैग्मा है ये ऊपर धरातल पे पहुंच गया है इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पर जो हमें बाहर प्राप्त हो रहे हैं जो खनिज तत्व या खनिज पदार्थ, वो क्या है, आपकी बेसाल्ट है, राइलाइट है, एंडेसाइट है, ये सब बाहर की तरफ जो चट्टानें पृथ्वी के धरातल पे पहुंच गई है वो है। लेकिन इसके आंतरिक भाग में कहीं पर जहां पे स्पेस था, यहाँ पे इकट्ठी हो गई, यहाँ पर इस तरीके से जो मैग्मा है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी जम रहा है और आंतरिक भाग में जो है यहाँ पे हमें ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, इस प्रकार की चट्टानें जो है, तो यहाँ पे मैग्मा से निर्मित है और यहाँ पर लावा से, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी मैग्मा है, ठीक है, इसमें इस स्थलाकृति को तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पदार्थ ऊपर आ रहा है, ज्वालामुखी के पदार्थ जो आ रहे हैं बाहर हमें दिख रहे हैं, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, और यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में भी और बाकी की परीक्षाओं में भी। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं, पदार्थ है, सॉरी, ज्वालामुखी पदार्थ। ठीक है, ज्वालामुखी पदार्थों में आप देखोगे सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि 90% जो है, सबसे ज्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प। ठीक है, 90% भाग जो है ये किसका होता है, ये जलवाष्प होता है, जिसमें कई गैसों का मिक्सचर होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, कई गैसों का मिश्रण होता है। दूसरे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कई प्रकार की गैसें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कई प्रकार की गैसें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और साथ ही के साथ आपको जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड
ठीक है। ये सारी गैसें जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के बाहर निकलने के साथ ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ बारीक राख, बारीक, ये ठोस पदार्थों में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, जिसमें आपको दिखेगी बारीक राख, बारीक राख, और आपके कुछ धूल कण। ठीक है, कुछ धूल कण। तो यहाँ पे आपने देखा कि आखिर किस तरीके से द्रवित अवस्था में जो मैग्मा था, जो चट्टाने थी, ये पृथ्वी के धरातल पे आ रही है, और इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है वो यहाँ पर देख लें। इससे पहले हमने देखा ना कि यहाँ पे लावा जो बाहर पहुंच जाता है उससे किस तरीके की चट्टाने बन रही है, और यहाँ पे आंतरिक भाग में जो चट्टाने बन रही है वो किस प्रकार की चट्टाने हैं। यहाँ पे समझ में आया। चलिए अब बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। एक प्रकार जो उसके उद्भेदन के आधार पर है। ठीक है, यानी कि कौन सा ज्वालामुखी जो है ये किस तरीके से उद्भेदन करता है, और दूसरा है यहाँ पर उसके उद्गार की अवधि के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, तो पहला तो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ज्वालामुखी का जो प्रकार है, ठीक है, उसमें उद्भेदन के आधार पे हम देखें तो एक तो होता है बहुत ज्यादा उद्भेदन हो रहा है, यानी कि बहुत ही विस्फोट के साथ जो है लावा बाहर निकलता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे विनाशकारी उद्भेदन कहते हैं, या फिर हम इसे विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला तो है उद्भेदन, भेदन के आधार पर। ठीक है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक तो है विनाशकारी कारी, या फिर हम कहें विस्फोटक, विस्फोटक ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रभाव हजारों किलोमीटर आकाश में, आकाश में हजारों किलोमीटर तक जो है आपको इस विनाशकारी, यानी कि इसका विस्फोट हो रहा है ना बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ, यानी कि यहाँ पर इसकी जो तीव्रता है वो क्या है, बहुत ज्यादा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर हजारों किलोमीटर तक जो है आपको लावा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रभावशील या फिर दरारी। दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पर प्रभावशील, शील, या फिर हम कहें दरारी ज्वालामुखी। अब सीधी सी बात है, ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है, इसमें लावा धीमे धीमे गति करता है। लावा का प्रवाह जो है ये धीमी गति से होता है। ठीक है, अब दो तरीके से हो गए, एक तो बहुत तेजी के साथ विस्फोट हो रहा है, एक आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके प्लेटें धीमे धीमे सरक रही हैं, वो धीमे धीमे मैग्मा पृथ्वी के धरातल पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा है। ये विनाशकारी जो विस्फोट होता है ये हमें अभिसारी में देखने को मिलता है, जहां पर दो प्लेटें, जहां पे महासागरीय प्लेट सबडक्ट हो जाती है और वहां पे जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो ऊपर रहती है, और सबडक्शन की वजह से वहां पे वेनी ऑफ जोन क्रिएट होता है, और वहां पे क्या होता है, कुछ मात्रा पानी की भी अंदर जाती है, जिसकी वजह से जलवाष्प क्रिएट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जो कि बाहर की तरफ फोर्स करता है मैग्मा को निकालने की। तो यहाँ पे जो है ये किसके कारण होगा, अभिसारी के कारण होगा। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ये क्या होगा, ये अपसारी, यानी कि धीमे धीमे प्लेटें एक दूसरे की तरफ जा रही है और मैग्मा आराम से बाहर की तरफ निकलता जा रहा है और दूर तक जो है ये फैलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लावा का प्रवाह जो है ये धीमा होता है। यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पर किसके आधार पर, समय अवधि के आधार पर, यानी कि उद्गार अवधि के आधार पर। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि हमने देखा कि यहाँ पर एक तो विनाशकारी हो गया है और दूसरा प्रभावशील और दरारी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, यहाँ पर देखेंगे उद्गार अवधि के आधार पर, उद्गार अवधि के
आधार पर, ठीक है। उद्गार अवधि के आधार पर तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसमें तीन कैटेगरी है। एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा है प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरी कैटेगरी है इसकी शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। शांत ज्वालामुखी, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। सक्रिय का मतलब ये है जिसमें उद्भेदन जो है ये नियमित होता रहे, लगातार उद्भेदन, लगातार उद्भेदन, ठीक है। तो ऐसा उद्भेदन जो है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में सक्रिय ज्वालामुखी में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक तो है, आप देखेंगे इटली का, अगर एग्जाम्पल देखें तो इटली का एटना और स्ट्राम्बोली, स्ट्रॉम बोली, ठीक है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर, ये स्थित है भूमध्य सागर में, जहां पे इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ और बहुत अधिक मतलब कम अंतराल के साथ ही इसमें विस्फोट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम भारत की करें तो इंडिया में बैरन द्वीप, ठीक है। कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि आपका किस में आएगा? सक्रिय ज्वालामुखी में आएगा। दूसरा अगर हम देखें तो वो कौन सा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय से कोई विस्फोट ना हुआ हो, लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नारकोडम, ठीक है। भारत का जो नारकोडम ज्वालामुखी है ये क्या है? ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और तीसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी, जो कि ऐतिहासिक काल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट नहीं हुआ हो, ठीक है। विस्फोट नहीं हुआ हो, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे तो हरियाणा में धोसी करके एक ज्वालामुखी है, जो कि पहले हुआ करता था, ठीक है, हरियाणा में, भारत के क्षेत्र में। लेकिन अब उसमें ऐतिहासिक लंबे समय तक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, ज्वालामुखी की एक्टिविटी को नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके ज्वालामुखी के प्रकार है। तो हमने दो प्रकार देख लिए यहाँ पर, एक तो उद्भेदन के आधार पर और दूसरा उद्गार अवधि के आधार पर, ठीक है। दोनों ही तरीके से सवाल पूछ सकता है आपसे कि कौन बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं, यहाँ पे कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त हैं, और भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे लावा, लावा जो होता है ना ये भी दो तरीके का होता है। एक बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसके आधार पे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लावा की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। लावा की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला है आपका एसिडिक, ठीक है, यानी कि अम्लीय लावा, अम्लीय लावा। अम्लीय लावा में कुछ खासियत है, इनको पॉइंट्स में ही आप लिख लोगे। पहली पॉइंट तो यही लिख लो कि जो अम्लीय लावा होता है, ठीक है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उच्च गलनांक पर जो है अत्यधिक चिपचिपा दिखता है, उच्च गलनांक पर चिपचिपा सा पदार्थ जो है ये देखने को मिलता है। इसका गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि सिलिका की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है। सिलिका की दूसरा पॉइंट क्या होगा? सिलिका की अधिकता, सिलिका की
अधिकता होती है, ठीक है। और इसी अधिकता के कारण इसका रंग कैसे होता है, हल्का होता है। और घनत्व जो है ये क्या होगा, घनत्व कैसा होगा, कम होगा। हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ऊपर जो है पृथ्वी के धरातल के पास जो चट्टानें पाई जाती हैं वो हल्के तत्वों से बनी है, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। जबकि आंतरिक भाग जो है ये बाहरी पदार्थों से बना है, जिसमें फेरस और आपके निकल जैसे पदार्थ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अम्लीय होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो चट्टानें होती हैं ये किस प्रकार से निर्मित होती है। तो यहाँ पे तीसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि ये अभिसारी प्रकार की जो चट्टानें हैं, यानी कि ऊपर जो क्रस्ट भाग से उत्पन्न जो चट्टानें हैं, जो आपकी सागरीय चट्टानें जो अब पृथ्वी में पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबडक्ट हो रही है, छेपित हो रही है, उसके कारण जो लावा तैयार हो रहा है, उसके कारण जो मैग्मा बन रहा है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब इससे जो आपके ज्वालामुखी निर्मित होंगे ये शंकु आकार के होंगे, तीव्र ढाल वाले शंकु ज्वालामुखी से निर्मित होंगे। इससे क्या होगा, तीव्र ढाल वाले, ठीक है, शंकु ज्वालामुखी, ठीक है, तीव्र ढाल वाले शंकु ज्वालामुखी जो है इसकी उत्पत्ति होगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे किसके बारे में, दूसरा हमारा है क्षारीय, क्षारीय लावा। इसकी क्या खासियत होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर आप देखोगे, इसका पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्षारीय जो लावा होता है ये कैसा होता है, इसे बेसाल्ट लावा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, बेसाल्ट लावा कहते हैं। हमने देखा था कि पृथ्वी के धरातल पर जो लावा आ जाता है उसे उससे कैसी चट्टानें निर्मित होती हैं, बेसाल्टिक चट्टानें निर्मित होती हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, किसका, आपकी क्षारीय क्षारीय लावा का, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर किसकी अधिकता होती है, यहाँ पे आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है। यहाँ पे किसकी अधिकता होती है, आयरन और मैग्नीशियम जो है अधिक मात्रा में होता है। की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब इसकी मात्रा अधिक है, आयरन ज्यादा है, तो इसका रंग कैसा होगा, रंग इसका गहरा होता है, रंग इसका क्या होगा, गहरा होगा, ठीक है। ये कैसी होती है, बेसाल्टिक चट्टानें होती है, बेसाल्टिक लावा होता है। रंग गहरा होने का कारण क्या है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस प्रकार की चट्टानों के द्वारा निर्मित होगा, तो यहाँ पे अपसारी। अब अपसारी में हमने देखा था कि चट्टानें एक दूसरे से धीमी गति से दूर हो रही हैं। तो यहाँ पे कम ढाल वाले, कम कम ढाल वाले ज्वालामुखी जो है वो यहाँ पर निर्मित होंगे, कम ढाल वाले जो ज्वालामुखी हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में। स्थलाकृतियां जो है यानी कि आकृति, किस तरीके से ज्वालामुखी के द्वारा कुछ भू आकृति बनती है। तो कुछ ऐसी आकृति होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, जिसको हम अंतर्भेदी कहते हैं, और दूसरी होती है बहिर्भेदी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी बहिर्वेदी, ठीक है, और दूसरी होती है अंतर्वेदी, ठीक है। बहिर्वेदी और आपकी अंतर्वेदी, दो प्रकार की जो है आपकी क्या बनती है, ज्वालामुखी से स्थलाकृतियां बनती हैं। बहुत ही सिंपल सी भाषा में है कि जब लावा धरातल पर आकर कोई आकृति बनाता है, ठीक है, धरातल के ऊपर आ जाता है भूपर्पटी पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिर, ठीक है। जब लावा लावा भूपर्पटी पर
पहुंच कर ठंडा होकर जो आकृति बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे बहिर्भेदी कहते हैं। जब लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है, जब लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है, ठीक है, तो वहां पे अंतर्भेदी स्थलाकृतियां जो है बनती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बहिर्भेदी आकृतियां होती कैसी हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है इसके द्वारा निर्मित आकृतियां, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कई सारी, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे फिश्योर वॉल्केनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, चट्टाने एक दूसरे से दूर जा रही है और यहाँ पे मैग्मा जो है धीमे धीमे बाहर आ रहा है। इसके अलावा शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी जो है यहाँ पर आप देखोगे एक चट्टान के रूप में यहाँ पे जम जाता है, इसको कहा जाता है। इसके अलावा डोम ज्वालामुखी, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीमे धीमे जो ज्वालामुखी है ये बाहर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे धीमे धीमे बाहर आ रहा है और ये एक डोम, एक गुम्बद के आकार का बनता जा रहा है। दूसरा आप देखोगे एस सिलेंडर वॉल्केनो, यानी कि तीव्र ढाल वाले, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे तीव्र ढाल वाले जो है ज्वालामुखी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका लावा जितना ज्यादा पतला होगा, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा तरल होगा, तो वो क्या होगा, उसमें तीव्र रूप से वो नीचे की ओर गति करेगा। जहां पे ज्यादा चिपचिपा होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर ही जो है यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, है ना, उसकी गति जो फ्लो है वो धीमा होता है। यहाँ पे आपको तीव्र ढाल वाले जो सिंडर वॉल्केनो होते हैं ये देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं कंपोजिट वॉल्केनो, ये भी आपके इसी तरीके के होते हैं। इसके बाद आप देखोगे कॉल्डेरा होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पूरे संसार में सबसे ज्यादा विनाशकारी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं आपके कॉल्डेरा, जो कि बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ ऊपर जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जाकर यहाँ पर जम जाता है और ये पूरा का पूरा स्थान यहाँ पर खाली हो जाता है। ये क्या बना लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर कॉल्डेरा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जैसे शील्ड ज्वालामुखी की बात करें, ये लार्ज बोर्ड स्लोप होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से फ्लूइड लावा हो रहा है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए के पैसिफिक ओशियन में हवाई द्वीप पर स्थित मोना लाओ ज्वालामुखी। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट ज्वालामुखी, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से कहीं कहीं से बीच बीच में, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर चट्टान थी तो लावा मैग्मा जो है यहाँ पर इन नलिकाओं से बाहर कहीं कहीं आ गया, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं, जगह जगह पर जो है बाहर निकल नलिकाओं से लावा बाहर आने लगता है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मायोन फिलीपींस में स्थित आपका ज्वालामुखी। दूसरा है डोम, लावा डोम, यहाँ पे ज्वालामुखी निकल रहा है और इस तरीके से क्या बना रहा है, एक डोम आकृति बना ले रहा है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है सिंजन ज्वालामुखी जो कि जापान में है। इसके अलावा सिंडर कोन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का सीधे सीधे ढाल देखने को मिलेगा, जो कि सनसेट क्रेटर, क्रेटर का मतलब होता है जब ज्वालामुखी जो है इस तरीके से ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये ज्वालामुखी है, यहाँ से बहुत सारा मैग्मा लावा जो है ये बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है अब जितना उद्भेदन था, जितना बल लगना था वो लग चुका, जितना बाहर लावा निकलना था निकल चुका। उसके बाद क्या होगा, ये उद्भेदन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि ये भाग जो है, ये जो भाग था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर जम जाएगा, यहाँ तक जहां तक होगा लावा यहीं तक बल लगा है, यहीं पे पूरा का पूरा जो लावा है ये मैग्मा है क्योंकि धरातल में है, तो ये जम जाएगा और यहाँ पे ये जो खाली स्थान है ये एक गड्ढे का रूप ले लेगा, धस जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्रेटर का निर्माण करेगा, ये एक क्रेटर का निर्माण करेगा और इसी क्रेटर में बाद में वर्षा का जल हो जाएगा या फिर जो बर्फ है, पिघली हुई बर्फ जो है ये जमा हो जाएगी, तो इसीलिए हम कहते हैं क्रेटर झील। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में क्रेटर झील कौन सी है, तो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील जो है ये क्रेटर झील का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर जो लेक है ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, इस तरीके से जल भरने ज्वालामुखी में जो इसका बाहरी भाग होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे अब ये तो हो गया हमने
बहिर्भेदी देखा है। अब जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब लावा जो है फैलना शुरू करता है तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, अंतर्भेदी, अंतर्वेदी ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, ठीक है, स्थलाकृतियां। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लावा दिख रहा होगा, यहाँ पे सब जगह ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फैला हुआ जो लावा होता है इसे बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है, बैथोलिथ कहा जाता है, ठीक है, बैथोलिथ कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा मैग्मा के ऊपर जो है इस तरीके से फैला हुआ है। इसी तरीके से जब मैग्मा थोड़ा सा ऊपर आता है और यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्या बना ले रहा है, एक कटोरे के समान जो है आकृति बनाता है, कटोरा आकृति बना रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है लोपोलिथ, लोपोलिथ कहा जाता है, लोपो। इसी तरीके से सवाल आएंगे, सीधे सीधे पूछा जाता है बैथोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, तो ये आकृति के आधार पर जो जमाव होता है मैग्मा का उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं एक तस्तरी नुमा संरचना यहाँ पे बन रही है और इसे कहा जाता है लेकोलिथ कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा बैथोलिथ देख लिया, यहाँ पे लोपोलिथ है और यहाँ पे आपका लेकोलिथ है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैग्मा बाहर निकल रहा है तो ये क्या बना रहा है, इस तरीके से एक तस्तरी, एक पूरे के पूरे एक प्लेट नुमा संरचना बनाता है और इसे ही कहा जाता है सिल, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, सिल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से जो है यहाँ पे रचनाएं सी निकलती हैं, इसे क्या कहते हैं, ये आकृति कहलाती है आपकी डाइक। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक बड़े क्षेत्र में जो है ऊपर जाकर जो मैग्मा है ये स्टॉक कर जाता है, तो इसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आकृतियां हैं जो स्थलाकृतियां हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के फैलाव के कारण जो है बनती है। तो हमने देखा कि किस तरीके की आकृतियां जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में और कुछ आकृतियां जो है यहाँ पर बाह्य और आंतरिक भाग में हमने देखा किस तरीके से ये जो बैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, लेकोलिथ, स्टॉक, ये सब कैसे हैं, ये सब पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। तो हो सकता है आपसे पूछे कि अंतर्भेदी आकृति निम्न में से कौन सी है, तो ये सभी अंतर्भेदी हैं, ठीक है। लेकिन कॉल्डेरा हो गया, शील्ड हो गया जो हमने इससे पहले देखा था, ये सब आकृतियों के एग्जाम्पल दिए जाए, शील्ड आकृति कौन सी है, ठीक है, या फिर कॉल्डेरा कौन सा है, सिंडर डोम वॉल्केनो ये किसकी आकृति है, तो ये बहिर्भेदी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके की आकृतियां जो हैं यहाँ पे ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहा जाता है। तो हमने देखा था कि भूकंप जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है और ये ऊपर धरातल की ओर बढ़ता है, चारों तरफ में जो है इसकी तरंगे उत्पन्न होती है ना, चारों डायरेक्शन में इसकी तरंगे जो है उत्पन्न होती है। लेकिन जहां पर धरातल जो पृथ्वी की सतह है जहां पे कम तीव्रता होती है, यहाँ पे जब पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये वाला जहां पे उत्पन्न होता है इसे हम फोकस कहते हैं या हम कहें हाइपोसेंटर, हाइपो सेंटर कहा जाता है। लेकिन सबसे ऊपर जहां पे उत्पन्न होता है इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, अधिकेंद्र यहाँ पर सही हो जाएगा जहां पे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिंग ऑफ फायर जो है संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या फिर जंगल की आग से। तो हमने देखा था कि प्रशांत महासागर के आसपास जो है ये पूरा का पूरा, इधर सारे के सारे, इधर आपका एशिया महाद्वीप था, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और इधर आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये पूरी की पूरी और ये बीच में क्या है, महासागरीय पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक बेल्ट है। तो यहाँ पर
जो महाद्वीपीय प्लेट है ये महासागरीय प्लेट से टकरा रही है और यहाँ पे क्या बना रही है, एक सबडक्शन जोन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका भूकंप उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे ही पूरे विश्व की सबसे ज्यादा 83% जो है आपको ज्वालामुखी एक्टिविटीज और भूकंप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है इस हिसाब से सही है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस की परीक्षा 2008 में पूछा गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या फिर कैस्पियन सागर में। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल्टिक सागर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को नहीं मिलता। काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर हमने देखा था ना, यूरोप भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ज्वालामुखी दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कहाँ पर स्थित है, जैसे, और ये क्वेश्चन पीसीएस परीक्षा 2010 में पूछा गया है, एटना, वेसुवियस, एरिबस और कोटोपैक्सी। ठीक है, तो कोटोपैक्सी की बात करें इक्वाडोर में है, वेसुवियस की बात करें ये इटली में है, और एटना जो है ये सिसिली में है, इसके बाद रॉस जो है ये आपका एरिबस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 4312 ये रहा आपका 4312। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, एक कथन दिया है कि रिएक्टर स्केल पर लघु गणीय, ठीक है, जो लॉगरिथम होता है उसके माप के लिए इसके परिणाम स्वरूप परिमाण मात्रक 1 की वृद्धि आयाम जो है के लिए 10 के गुणक के निरूपक करती है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा जो है ये 100 गुना होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये आपकी आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा में 2006 में पूछा गया सवाल है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या ना एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है रिएक्टर स्केल जो है इसका जो लॉगरिथम होता है इस पे ही तो माप करते हैं हम भूकंप को। तो यहाँ पर जो दिया गया है, और प्रत्येक पूर्णांक के पठन ऊर्जा के पूर्ववर्ती यहाँ पर ऊर्जा 100 गुना होती है, ये नहीं होता है। यहाँ पर आंसर जो है ये केवल एक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चैप्टर, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है और बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अभी तक आपने भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में जनरल जानकारी आपको पता होगी, लेकिन आज आपको उसके पीछे के कारण और प्रभाव भी समझ में आ गए होंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।